हेलो एवरीवन। आज हम इंडियन इकोनॉमी की करंट अफेयर्स को करेंगे। अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा रही थी नेट जेआरएफ के, और मैंने कुछ आरपीएससी के भी प्रीवियस ईयर सॉल्व कराए हैं और एमपीएससी के भी प्रीवियस ईयर सॉल्व कराए हैं। तो जब हम प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे डेटाज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो बहुत पुराने हो जाते हैं। तो आपको नए इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड डेटा आज करेंगे हम, जिससे वो जितने भी पुराने डेटाज थे उनको हम फिर से अब इस साल मतलब 2023 और 24 से रिलेटेड हम डेटा को देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में बहुत पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हमारा करंट अफेयर्स रिलेटेड होगा जो डेटा है, जैसे कि इंडिया की रैंकिंग क्या है, जीडीपी ग्रोथ क्या है, इन्फ्लेशन से रिलेटेड डेटा, फिर फिजिकल डेवलपमेंट, मॉनेटरी रेट्स क्या चल रहे हैं, फिजिकल डेफिसिट कैसी है, एक्सटर्नल इंटरनल सेक्टर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसा है, और इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर में क्या है, और आईआईपी भी पढ़ेंगे हम, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, स्टार्ट करती हूँ मैं इंडिया की रैंकिंग से, जो अलग अलग डिफरेंस इंडेक्स में पब्लिश होते हैं। इसमें मैं आपको इंडेक्स भी बताऊंगी, इंडिया की रैंकिंग भी बताऊंगी, फर्स्ट कौन सी कंट्री आई है और कौन पब्लिश करता है। ये मैंने बेसिकली जो बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इंडेक्स है उसको लिया है, उसकी रैंकिंग लिया है, और रैंक 1 और कौन पब्लिश करता है। अब देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है 126 आउट ऑफ 143 कंट्री, और इसके पहले नंबर पे है जो कंट्री है उसका नाम है फिनलैंड। और ये पब्लिश कौन करता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि पब्लिशर कौन है इसका। इन चारों में से ही क्वेश्चन पूछता है, बाकी अदर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020, तो इसमें 111 और आउट ऑफ 125 कंट्री में इंडिया का रैंक 111 है। और ये बेरुलस इसको पब्लिश बेलारूस में, ये फर्स्ट रैंकिंग है बेलारूस की, और इसको पब्लिश किया है वेट हंगर हेल्फी, ये जर्मन में है, और कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड में। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 127 है आउट ऑफ 146 कंट्री, और पहली रैंकिंग है आइसलैंड की, और इसको पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ऐसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 40 है आउट ऑफ 132 कंट्रीज़, और ये हमारी पेपर 1 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। पेपर 1 में भी हमसे ऐसी रैंकिंग पूछी जाती है नेट के पेपर 1 में। और फर्स्ट रैंक है स्विट्ज़रलैंड, और इसको पब्लिश करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 49 है आउट ऑफ 64 कंट्रीज़, और इसका फर्स्ट रैंकिंग है यूएसए की, और इसको पब्लिश करता है आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 108 है आउट ऑफ 193 कंट्रीज, और फर्स्ट रैंक पे है डेनमार्क, और इसको पब्लिश करता है यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 134 है, और इसको आउट ऑफ 193 कंट्रीज, और इसमें फर्स्ट रैंकिंग है स्विट्ज़रलैंड की, और इसको पब्लिश करता है यूएनडीपी। अब स्विट्ज़रलैंड की रैंकिंग इसमें भी फर्स्ट है और इसमें भी फर्स्ट है, ग्लोबल जेंडर गैप में भी फर्स्ट है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी फर्स्ट है। इसको याद रखिएगा। और ये कंट्रीज़ अलग अलग हैं, इसको भी याद रखिएगा। अब हम देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, उससे थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या रैंकिंग है, क्या टाइटल है। तो वो हम देख लेते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो पब्लिश की गई थी उसका टाइटल, उसके अकॉर्डिंग जो टाइटल है 2023-24 का, ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक री इमेजिनिंग कॉरपोरेशंस इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड। तो ये इसका टाइटल है, इसको भी आप लोग लर्न कर लीजिएगा, एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया को किस कैटेगरी के अंडर रखा गया है एचडीआई में? तो इसको रखा गया है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट की कैटेगरी में रखा गया है, और एचडीआई का इंडिया का स्कोर है 0.44, और ये स्कोर बढ़ता ही जा रहा है, जबकि पिछले साल में 0.63 था, उसके पिछले ईयर 0.61 था। तो ये स्कोर इंडिया का और ख़राब ही हो रहा है। अब इंडिया से अच्छे लेवल पे कौन है? जो इंडिया की नेबरिंग कंट्री है, अगर हम उनको देखें तो हायर लेवल पे हमसे श्रीलंका है, चाइना है, भूटान है, बांग्लादेश है। यहाँ पे इसकी रैंकिंग भी लिखी हुई है। हमारी इंडिया की कितनी रैंकिंग थी? 134 एचडीआई में आउट ऑफ 193 कंट्रीज़, और यहाँ पे श्रीलंका है 78,
चाइना की है 75, भूटान की 125, बांग्लादेश की 129, जो कि 134 से अच्छे रैंकिंग पे है, हमारी नेबरिंग कंट्री। ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। और कौन लोअर है? हाँ, इंडिया से भी ख़राब रैंकिंग किसकी है? जो इंडियन की नेबर कंट्री है, तो वो है नेपाल और पाकिस्तान, जिसकी नेपाल में 146 है रैंकिंग और पाकिस्तान की 164 रैंकिंग है। अब हम देखें, अगर हम कंपोनेंट ऑफ HDI को जानते हैं तो वो है 3 कंपोनेंट पे HDI को रैंक किया जाता है। एक तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, GNI पर कैपिटा और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी में लोगों की क्या है एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी? तो 67.7 ईयर्स है HDI के अकॉर्डिंग। और GNI पर कैपिटा क्या है? अगर हम US डॉलर में देखें तो 6951, और ये पहले से 12 मंथ के अगर डेटा से देखें तो 6.3% इंक्रीज़ हुआ है हमारे GNI पर कैपिटा में। और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग ये है 12.6 पर इंडिविजुअल। तो ये जो 3 इसके कंपोनेंट है, इसके अलग अलग यहाँ पे स्कोर्स भी हैं। और जो मेन स्कोर है वो याद रखिएगा 0.644, जो अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम देखते हैं SDG से। अब हमारे लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 17 गोल होते हैं और जिसको UN ने अडॉप्ट किया था कि ये 17 गोल 2030 तक पूरे होने चाहिए। इंडिया की रैंकिंग है SDGs में 112 आउट ऑफ 166 कंट्री। और ओवरऑल अगर इंडेक्स स्कोर देखा जाए तो इसमें है 63.5% और स्पिल ओवर स्कोर देखा जाए तो 99.4%। अब ये SDGs होती क्या हैं, इनके 17 गोल क्या हैं, तो ये यहाँ पे मेंशन है। 17 गोल में पहला है नो पॉवर्टी। ये आपके लिए पेपर 1 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारा हर साल में क्वेश्चन पूछ ही देता है इसमें। तो हमारा पहला जो गोल है वो है नो पॉवर्टी, दूसरा जीरो हंगर, तीसरा गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चौथा क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा जेंडर इक्वालिटी, छठवां क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सातवां एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, आठवां डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, 9th नंबर है हमारा इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 10th है रिक्वायर्ड इनइक्वालिटीज़, 11th है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, 12th है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, 13th है क्लाइमेट चेंज, 14th लाइफ बिलो वाटर, 15th लाइफ ऑन लैंड, 16th पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इन इंस्टीट्यूशंस एंड 17th है पार्टनरशिप फ्रॉम द गोल्स। तो ये 17 आपको ये आने ही चाहिए, आपको ये लर्न होने चाहिए, क्योंकि ये पेपर 1 में भी पूछता है और पेपर 2 में भी पूछता है। अभी तो पेपर 1 में इसे डीप क्वेश्चंस भी पूछते हैं, लेकिन अभी आप इतना लर्न कर लीजिए कि ताकि अगर इजी क्वेश्चंस आए तो आप उसमें कर सके। लेकिन आप ये लर्न कर लीजिएगा कि इंडिया की रैंकिंग 112 है और 17 गोल्स हैं, स्कोर ओवरऑल इंडेक्स इतना है और स्पिल ओवर स्कोर इतना है। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब हम देखते हैं इंडिया नॉर्मल अगर देखें तो इंडिया क्या है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है किसकी में, नॉमिनल GDP में, और 3rd लार्जेस्ट है बाय परचेजिंग पावर पैरिटी में। और ये डेटा है 2023 तक। अब जो भी डेटा बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ये या तो मोस्फी से लिया गया डेटा है और या तो मंथली इकोनॉमिक रिव्यू से लिया गया डेटा है। अब देखिए इन्फ्लेशन का क्या सीन है इंडिया में। तो इंडिया में रिटेल इन्फ्लेशन मेजर किया जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा। अगर हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इन्फ्लेशन का मेजरमेंट देखें तो ये 4 तरीके से किया जाता है और चारों के बेस ईयर भी अलग अलग होते हैं। अगर हम CPI की बात करें तो CPI का बेस ईयर 2012 है, इसको याद रखिएगा। ये क्या हो गया है, ये 4.83% हुआ है 2024 में, जबकि ये 2023 में ये था 8.85%। तो ये मोस्फी का डेटा है। और अगर देखें तो लोएस्ट इन्फ्लेशन रिकॉर्ड हुआ है लास्ट 10 महीने में, तो ये भी अच्छी बात है कि 4.83% जो कि लोएस्ट है लास्ट 10 मंथ का। और MPC ने यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इन्फ्लेशन के टारगेट रखा था 2016 में कि +-4 से लेकर मतलब 2 तक होने चाहिए, कि 2 से ना कम होना चाहिए और ना 4 से ज़्यादा होना चाहिए। इसके बीच में ही हमें अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहिए। ये टारगेट था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का।
अगर हम CPI इन्फ्लेशन देखें तो वो डिक्लाइन हुआ है 6.7% से 5.4% तक, लेकिन फिर भी ये हमारे अभी MPC की टारगेट से ज़्यादा ही है, लेकिन डिक्लाइन तो हुआ है। पहले 6.7% था, अब 5.4% है। अगर हम फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो ये 6.7 था फेब में और ये 8.5 है मार्च में। तो इस तरह से ये इन्फ्लेशन से रिलेटेड हमारा डेटा था। आइए हम देखते हैं, अगर हम इस चार्ट को देखें तो हमें समझ में आएगा कि रिटेल इन्फ्लेशन और ये कोर इन्फ्लेशन। अब देखिए, रिटेल हेडलाइन इन्फ्लेशन एक होता है, एक कोर इन्फ्लेशन होता है। हेडलाइन इन्फ्लेशन ऐसे इन्फ्लेशन को बोलते हैं जिसमें कि फूड एंड फ्यूल यानी कि सारे इन्फ्लेशन इसमें इंक्लूड होते हैं, और कोर इन्फ्लेशन ऐसे इन्फ्लेशन को बोलते हैं जिसमें फूड और फ्यूल ये जो बहुत मैक्सिमम वॉलेटिलिटी शो करती है इन्फ्लेशन में, उसको हटा के जब देखा जाता है उसको बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। तो कोर इन्फ्लेशन का अगर हम डेटा देखें अलग अलग इसमें, तो ये डेटा क्या हुआ है, ये कम हो रहा है, यानी इन्फ्लेशन कम हुआ है। और अगर हम हेडलाइन इन्फ्लेशन देखें तो ये जुलाई 2023 और जुलाई और अगस्त सितंबर में ये डेटा थोड़ा पीक पे था, लेकिन बाद में मार्च में थोड़ा सा डाउन हुआ, ये 2024 में। ये डेटा आप याद रखिएगा कि रिटेल इन्फ्लेशन कितना है 2023-24 में। तो रिटेल इन्फ्लेशन 2022-23 में था 6.7, अब ये इन्फ्लेशन कम हुआ है 5.4 पे। लेकिन अभी भी ये हमारे जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी 4 ± 4 और 2 के बीच में इन्होंने जो अपना टारगेट रखा था अभी भी उससे ज़्यादा ही है, लेकिन हमारी इकॉनमी क्या करती है, उसको कम करने की कोशिश करती है। बाकी ये पहले के परसेंटेज हैं, तो अगर हम परसेंटेज को देखें कि कौन सी ईयर में सबसे ज़्यादा है, तो ये 2022 और 23 में रिटेल इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा है, पीछे के 2 ईयर और आगे के 1 ईयर से। और अभी क्या चल रहा है 5.4। तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। अब IMF का प्रेडिक्शन क्या है इंडियन इकॉनमी के लिए, तो IMF ने एस्टिमेट किया है कि इंडिया की रियल GDP जो 23-24 में 7.8 से क्या हो जाए, जनवरी में क्या हो, मतलब 6.7% हो जाएगी। तो ये है IMF का प्रेडिक्शन। अब देखते हैं कि इंडिया की ग्रोथ GDP रेट कैसा है। तो रियल GDP ग्रोथ रेट अगर हम देखें कि कैसे चेंज हुआ है, तो 2022 और 21 में माइनस में था ये ग्रोथ रेट, और सबसे ज़्यादा 9.7 था 2022 में, लेकिन अब ये क्या हो गया है 7% हो गया है, और 2023-24 में 7.6% रहने का अनुमान है। और ये जो अगले साल के लिए प्रेडिक्ट करते हैं उसका जो रियल GDP ग्रोथ रेट है वो 7% प्रेडिक्ट किया गया है। तो ये आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। इसके क्वार्टर वाइज भी ग्रोथ रेट आता है रियल GDP का, तो हम क्वार्टर वाइज भी देख लेते हैं। अब देखिए, क्वार्टर 3 अगर हम 12 मंथ को 3 पार्ट में बांटें तो 4 पार्ट में हो जाएगा। तो ये क्वार्टर चलता है, एक तो मार्च का क्वार्टर, फिर उसके बाद जून, फिर सितंबर और फिर दिसंबर। इस तरह से ये 4 और 3 का क्वार्टर चलता है। जैसे जून का ये ग्रोथ रेट दिखाएगा, जून जुलाई अगस्त का 3 महीने का, तो वो उस टाइम कितना था 2023 में ये 8.2% था। फिर सितंबर के क्वार्टर देखिए, यानी कि सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो इसमें 8.1 हुआ। उसके बाद दिसंबर का देखें तो 8.4 हुआ, लेकिन ये ड्रास्टिकली जो बहुत कम होने वाला है अभी मार्च के क्वार्टर में वो है 6.1%, जो कि बहुत ज़्यादा कम है, और ये 8 है, मतलब 7 और इसके बीच में रहने वाला है, ये एंटिसिपेट किया गया है। और इसका डेटा 31 मार्च को रिलीज़ होगा, तो ये हमें पता चल जाएगा मई में होगा कि अभी क्या हुआ है, क्योंकि जून से अब नए क्वार्टर स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये था, ये 2023 था, ये भी 23 और ये अब 24 में अब जाके पता चलेगा कि क्या था हमारा क्वार्टर का GDP, रियल GDP। तो ये ध्यान रखिएगा कि अभी जो एंटिसिपेट हुआ है कि बहुत कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम हो गया, बाकी 8 पॉइंट में ही इसका ग्रोथ रेट था पीछे के जितने भी क्वार्टर्स हैं। और अगर हम प्रीवियस देखें, ये ओवरऑल पर ईयर का देखें तो पर ईयर 2023 में 7.6 था और एंटिसिपेट उसे कम किया गया है। ये दोनों चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कि MSP कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुई है
क्रॉप पे, जिसमें रबी और खरीफ दोनों इंक्लूड है। ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड था कि एमएसपी क्या हो रही है, कि अभी इंक्लूड हो रही है। अगर प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात करें तो इसमें ये दिखा गया है कि 3 टाइम्स ग्रोथ हुआ है लोगों के प्रधानमंत्री जनधन योजना में। और अगर हम 2015 का डेटा देखें तो इसमें 14.7 करोड़ लोग थे और अब 51.9 करोड़ लोगों ने उसमें अपना खाता खुलवा लिया है। और अगर टोटल बैलेंस की बात करें तो इतने 2,34,997 करोड़ वहाँ पे टोटल बैलेंस है। अब प्रधानमंत्री जनधन योजना से और कुछ रिलेटेड है, जैसे कि एक सेविंग अकाउंट है जिसमें कोई मिनिमम बैलेंस ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर हम किसी और भी बैंक में अगर हम अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो एक मिनिमम बैलेंस जो 1,000 या 500 या 2,000 एकदम मैंडेटरी होता है, लेकिन जनधन अकाउंट में किसी भी मिनिमम बैलेंस की ज़रूरत नहीं है। 0 बैलेंस पे हम इसका अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें रुपए और एटीएम कम डेबिट कार्ड भी मिलता है हमें। इसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर जो पहले 1 लाख था अब 1 लाख से 2 लाख रुपए का दिया गया है। और इसमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी 10,000 तक के लिए अवेलेबल है। तो ये पीएमजे प्रधानमंत्री जनधन योजना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, अब हम ग्लोबल इकॉनमी पे चलते हैं कि क्या है ग्लोबल इकॉनमी की कंडीशन। तो अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अकॉर्डिंग देखें, बेस लाइन फोरकास्ट की गई थी वर्ल्ड इकोनॉमी कंटिन्यू ग्रो करेगी 3.5% से 2024 और 25 में। ग्लोबल इन्फ्लेशन की बात करें तो ये फोरकास्ट की गई थी कि ये डिक्लाइन होगी स्टेडली 6.8% से इतने से 5.9% में, यानी ग्लोबल इन्फ्लेशन डिक्लाइन करेगा। इसकी बात हुई थी कि ये 2023 से 2024 में 5.9% डिक्लाइन होगा और ये डिक्लाइन होगा 4.5% 2025 में। तो ये एक फोरकास्ट किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के द्वारा। और इसके पीछे का रीज़न क्या है कि क्यों डिक्लाइन हो रहा है? ये तो अच्छी बात है कि हमारा इन्फ्लेशन कम हो। इसके पीछे है कि हाई बोरोइंग कॉस्ट है, विड्रॉल ऑफ फिजिकल सपोर्ट एंड कंटिन्यूअस इम्पैक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन यूरोपियन एंड रशिया, और वीक प्रोडक्टिविटी ग्रोथ एंड इंक्रीजिंग जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन, यानी कि हमारी इकोनॉमी बहुत टुकड़ों में बट गई है। तो इसके पीछे का रीज़न ये था। आगे देखते हैं कि हमारा टोटल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट क्या है इंडिया का। तो टोटल एक्सपोर्ट इंडिया का अगर हम यूएसडी डॉलर में देखें तो, और ये भी कंबाइंड है, यानी कि मर्चेंडाइज और सर्विस सेक्टर को कंबाइन करके अगर हम टोटल एक्सपोर्ट देखें वो है 64.56 बिलियन, जो कि पॉजिटिव ग्रोथ है लास्ट 2023 में। और कितने पॉजिटिव ग्रोथ के साथ है? 6.88% पॉजिटिव ग्रोथ है इसका। अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट एस्टिमेट किया गया है कि 71.07 बिलियन होगा, और ये भी कंबाइंड होगा, मर्चेंडाइज और सर्विस सेक्टर दोनों कंबाइंड इंपोर्ट को एस्टिमेट किया गया है। और इसमें भी पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला है लास्ट ईयर से, जो कि है 12.78%। अगर हम देखें कि ये डेफिसिट इसी वजह से तो होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा, क्योंकि हमारा इंपोर्ट ज़्यादा होता है एक्सपोर्ट से। अगर ग्रोथ की भी बात करें तो यहाँ पे 12 दुगुना ग्रोथ हुआ है हमारे इंपोर्ट में एक्सपोर्ट से। इस वजह से हमारी डेफिसिट हमेशा रहती है करंट अकाउंट। और इसमें अगर देखें तो 64.56 बिलियन है, और इसमें एस्टिमेट किया गया 71.07 बिलियन। नेक्स्ट है हमारा, अगर करंट अकाउंट डेफिसिट देखें तो ये नैरो हुआ है 1.2% Q3 के अकॉर्डिंग। 2023 और 24 के Q3 के अकाउंट ये नैरो हुआ है। अगर हम प्रीवियस ईयर की डेफिसिट को देखें तो 1.3% था, और उसके पहले भी 2% था, और अब कितना हुआ है? 1.2%, जो कि कम हुआ है। और इसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ है पहले के कंपैरिजन में। सर्विस अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो ये बढ़ा है हमारा 5.2% Q3 में फाइनेंशियल ईयर इतना, जो कि प्रीवियस कितना था? 4.2%। अब 4 से 5.2% हुआ है, यानी कि सर्विस एक्सपोर्ट में हमारी बढ़ोतरी हुई है। और यहाँ पे करंट अकाउंट डेफिसिट जो पहले 1.3 था, उसके पहले 2 था, और अब कितना है? 1.2%, जिसमें कि इसमें भी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ है पहले से। ये हमारे डेटा थे। ये सारे डेटा ऑथेंटिक है, मोस्टली के ही से सारे डेटा रिलेटेड हैं। एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है? तो द एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो अभी 18.7% है,
लास्ट दिसंबर 2023 में, जो कि अभी सितंबर से कम हुई है। मतलब 2023 अगर हम सितंबर का क्वार्टर देखें और फिर दिसंबर का क्वार्टर देखें तो सितंबर में कितनी थी, ये 18.8% थी और अब ये 18.7% हुई है, यानी कि 0.1% का बहुत कम डेट टू जीडीपी रेशियो हमारा थोड़ा बहुत कम हुआ है। अब इंडिया का एक्सटर्नल डेट देखिए कितना है, 648.2 बिलियन है। अगर हम लास्ट दिसंबर 2023 की बात करें तो एक्सटर्नल डेट इतना है। अब ये एक्सटर्नल डेट दो तरह से डिवाइडेड है, एक तो लॉन्ग टर्म डेट और एक शॉर्ट टर्म डेट, यानी कि ये सारा अलग अलग पोर्शन में लिया गया है। अब लॉन्ग टर्म डेट कितना है, तो ये 521.9 बिलियन है और शॉर्ट टर्म 126.3 बिलियन है, यानी कि लॉन्ग टर्म डेट ज़्यादा लिया गया है इन कंपैरिजन टू शॉर्ट टर्म डेट। अब हम देखते हैं क्या है हमारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो अब अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। अगर आपको चाहिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी डिटेल में तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अगर अभी के लिए देखें तो अभी वीडियो हमारा थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि सारे डेटा को एक साथ क्लब किया गया मैंने। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में हम थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लॉन्च किया था 2023 में और ये इफेक्टिव में आया था 1 अप्रैल 2023 में। अब इसका मेन एम क्या था, इसका मेन एम था कि इंक्रीज करना है अपने एक्सपोर्ट को $2 ट्रिलियन बाय 2023। इसमें 4 टाउन ऑफ एक्सीलेंस भी निकाला गया है, जिसमें है फरीदाबाद, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद एंड वाराणसी। तो ये 4 टाउन ऑफ एक्सीलेंस है। अगर आपको एग्जाम में पूछे कि बताइए इसमें से कौन सा टाउन ऑफ एक्सीलेंस नहीं है, तो आपको ये याद होने चाहिए कि फरीदाबाद, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद एंड वाराणसी ये हैं और बाकी नहीं है। और 2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट की बात हुई है, मतलब एम रखा गया है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इसका इंक्रीज करेंगे हम इन द नेक्स्ट। इसमें 4 पिलर्स भी हैं जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब शिफ्ट करना है इंसेंटिव से रीमिशन पे। पहला पिलर का नाम ही है शिफ्ट फ्रॉम इंसेंटिव टू रीमिशन। दूसरा है एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलैबोरेशन एक्सपोर्टर्स, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट्स एंड इंडियन मिशंस, यानी कि हमें कोलैबोरेट करना है सबके साथ, स्टेट के साथ, डिस्ट्रिक्ट के साथ, जितने एक्सपोर्टर्स हैं उन सबके साथ कोलैबोरेट करना है। तो ये हमारा दूसरा है पिलर। तीसरा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसके बाद रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड इनिशिएटिव्स, इसके साथ काम करना है हमें। चौथा है इमर्जिंग एरिया सच एज फैसिलिटेटिंग ई कॉमर्स एक्सपोर्ट डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट एज ए एक्सपोर्ट हब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्ट्रिक्ट को भी एक एक्सपोर्ट हब के तौर पे यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा। और कैसे ये ड्यूबल यूज़ हाई एंड टेक्नोलॉजी यूज़ होगा, जिसमें से स्कॉमेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ स्कॉमेट। तो इसी के अंडर ये इमर्जिंग एरिया ऑफ एक्सपोर्ट और ई कॉमर्स काम करेगा। स्कॉमेट, एस फॉर स्पेशल, सी फॉर केमिकल, ओ फॉर ऑर्गेनिज्म, M फॉर मटेरियल्स, E फॉर इक्विपमेंट्स एंड T फॉर टेक्नोलॉजी, यानी कि स्पेशल केमिकल, ऑर्गेनिज्म, मटेरियल, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे कि हमारा फिजिकल डेफिसिट क्या रहा है। तो अगर हम फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो गवर्नमेंट एक्सपर्ट है फिजिकल डेफिसिट के, ये 5.1% ऑफ द ग्रोस डोमेस्टिक के। अगर हम जीडीपी की बात करें तो हमारे जीडीपी से 5.1% फाइनेंशियल ईयर 2024 और 2025 में हमारा फिजिकल डेफिसिट है, जो कि बहुत बड़ा ही है। और अगर फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करें तो ये 5.8% ऑफ जीडीपी है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ये सारे डेफिसिट्स, ये डेफिसिट हमें क्रोनोलॉजी ऑर्डर में भी पूछता है कि कौन सा डेफिसिट क्या है, और इसके साथ इसके हमें फॉर्मूले भी पूछते हैं एग्जाम्स में। तो अगर हम डेफिसिट की बात करें तो 2 डेफिसिट्स हमें याद करने होते हैं, एक तो रिवाइज एस्टिमेट और एक बजट एस्टिमेट्स। रिवाइज एस्टिमेट्स 2020-23 का होता है और ये फोरकास्ट किया जाता है। तो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स के हिसाब से फिजिकल डेफिसिट हमारा 5.8 है करंट ईयर में, और आने वाले टाइम में ये कम होगा, थोड़ा 5.1 जाएगा। वैसे ही रेवेन्यू डेफिसिट भी कम होगा, 2.8 से 2 हो जाएगा। प्राइमरी डेफिसिट भी 2.3 से 1.5 हो जाएगा, और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 1.8 से 1.0
0.8 हो जाएगा। तो ये आपको क्रोनोलॉजी में याद होना चाहिए और ये मैंने क्रोनोलॉजी में ही लिखा हुआ है। तो पहले फिजिकल, फिर रेवेन्यू, फिर प्राइमरी, फिर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अब इसके फॉर्मूले भी देख लेते हैं जो आपको एग्जाम्स में अक्सर पूछता है। अब यहाँ पे इसके फॉर्मूले लिखे हुए। फिजिकल डेफिसिट होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू डेफिसिट होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। प्राइमरी डेफिसिट होता है फिजिकल डेफिसिट को जब हम इंटरेस्ट पेमेंट उससे माइनस कर देते हैं। और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जब हम रेवेन्यू डेफिसिट में से ग्रांट इन एड फॉर अ क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट्स को हम घटा देते हैं, तो उसको बोलते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो ये फॉर्मूले भी आपको आने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट चलते हैं कि हाँ, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी थी अभी उसमें क्या रेट्स चल रहे हैं। तो आरबीआई ने डिसाइड किया है कि अपना रेपो रेट अनचेंज रखेगा अप्रैल तक, यानी कि रेपो रेट 6.5 ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। और इंडियाज़ की रियल जीडीपी का प्रोडक्शन जो आरबीआई ने किया है वो अगले साल के लिए 7% किया है, जो अभी मैंने बताया। और इस साल क्या था 7.6%, और इसके पहले भी 7% था। सीपीआई इन्फ्लेशन कितना होगा, यानी कि 4.5% होगा आने वाले टाइम में। अब जो पॉलिसी रेट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने दिया है, रेपो रेट अभी अनचेंज्ड है 6.5%। एसडीएफआर यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 6.25% है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.75% है। बैंक रेट 6.75% है। यानी बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट लगभग हमेशा सेम ही होती है। फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट ये 3.35% है, और CRR 4.5% है, और SLR 18% है। तो ये तो मॉनेटरी पॉलिसी के रेट्स थे जो अभी हमने देखे, और ये भी हमारे एग्जाम में आते हैं। अब हम आते हैं बजट पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, और एग्जाम्स में अक्सर पूछता है कि कहाँ से जो मनी हमारा आई है, रुपये हमें मिला है, उसमें सबसे बड़ा एलोकेशन किसका है। तो इसमें अगर हम देखें, अगर आपको नहीं दिखाई देता होगा तो मैं आगे मैंने एक चार्ट भी बनाया है इसके लिए। अब रुपी कम फ्रॉम, तो रुपी सबसे ज़्यादा हमें कहाँ से मिलता है, तो जो गवर्नमेंट बोरोइंग करती है उससे सबसे ज़्यादा, यानी 28% हमें बोरोइंग से मिला। उसके बाद हमें मिला है इनकम टैक्स से ज़्यादा। अगर हम पिछले साल का डेटा देखें तो इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स सेम पोजीशन पे थे, लेकिन अभी इनकम टैक्स ज़्यादा हो गया है, यानी इनकम टैक्स 19% पे हो गया है, और कॉर्पोरेट टैक्स 17% पे हो गया, और जीएसटी 18% पे हो गया है। तो बोरोइंग, उसके बाद जीएसटी, उसके बाद इनकम टैक्स, देन कॉर्पोरेट टैक्स, और उसके बाद क्या है हमारा ये नॉन टैक्स रिसिप्ट 7% है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी 5% है, कस्टम 4% है, और नॉन डेट कैपिटल रिसीट 1% है। इसी तरह रुपीज़ तो ये इतने सारे चैनल से आता है हम गवर्नमेंट के पास, लेकिन गवर्नमेंट उस रुपीज़ को कहाँ कहाँ खर्चा करती है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम बोरोइंग सबसे ज़्यादा उधार लेंगे तो उसको चुकाना भी तो पड़ेगा, तो सबसे ज़्यादा तो 20% तो चुकाने में लगता है पैसा। उसके बाद जो 20% के बाद सबसे बड़ा पोर्शन है वो है स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, यानी कि गवर्नमेंट अब ये 20% है, यानी कि इसका शेयर और इसका शेयर बराबर है। उसके बाद ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 16% है। अब अब 8% कई सारे में है, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांजैक्शन, डिफेंस में, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में, सब्सिडीज 6%, पेंशन 4% और अदर एक्सपेंडिचर 9%। तो ये तो था आपको एक पाई चार्ट के थ्रू बताने की कोशिश की थी। अब मैं आपको क्रोनोलॉजी में सेट करके यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, जो सबसे ज़्यादा है, जो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा किसका कंट्रीब्यूशन है, कहाँ से सबसे ज़्यादा पैसे आते हैं। तो सबसे ज़्यादा बोरोइंग, फिर इनकम टैक्स, फिर जीएसटी, फिर कॉर्पोरेट टैक्स, नॉन टैक्स रिसिप्ट। अगर ये ही याद कर लें सीरीज़ कि सबसे पहले बोरोइंग, फिर इनकम टैक्स, फिर जीएसटी, फिर कॉर्पोरेट टैक्स, फिर नॉन टैक्स रिसिप्ट, फिर यूनियन एक्सरसाइज, कस्टम एंड नॉन डेट कैपिटल रिसीट, तो भी आप एग्जाम में क्वेश्चन सही कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह से याद करना है कि बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज 28%, 19% इनकम टैक्स, तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन, मतलब बेसिकली आपको कैसे भी याद करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। जीएसटी 18% और इनकम टैक्स 19%। पहले क्या था, जीएसटी और इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स सेम था, लेकिन अभी इनकम टैक्स का थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है और कॉर्पोरेट टैक्स नीचे आ गया है 17%। वैसे ही रुपीज़ कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करती है गवर्नमेंट, तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट, उसके बाद शेयर स्टेट के साथ जो शेयर करती है टैक्स और ड्यूटीज़ वो
परसेंटेज, सेंट्रल सेक्टर स्कीम 16%, अदर एक्सपेंडिचर 9%, फाइनेंशियल कमीशन 8%। अब 8% में कई सारे हैं, अगर आपको याद हो थोड़े भी कि फाइनेंशियल सेक्टर स्पॉन्सर्ड स्कीम और डिफेंस, ये तीनों 8% है। सब्सिडीज़ में 4% और पेंशन में सब्सिडीज़ में 6% और पेंशन में 4%। तो ये आप क्रोनोलॉजी याद कर लीजिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। नेक्स्ट है हमारा एफडीआई, यानी कि एफडीआई कहाँ से सबसे ज़्यादा होता है। अगर आरबीआई के बुलेटिन में देखें तो एफडीआई का इनफ्लो इंडिया में इतने बिलियन है, यानी कि $26.69 बिलियन, और आउटफ्लो कितना होता है हमारे एफडीआई का हमारी कंट्री से, वो है 12.14 बिलियन। यानी कि अगर हम देखें तो कंट्री में ज़्यादा बिलियन आ रहा है। अब इसमें देखिए, अगर हम इस ग्राफ को देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में अप्रैल से दिसंबर तक सबसे ज़्यादा एफडीआई कौन से सेक्टर में आया है, तो सबसे ज़्यादा आया है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, उसके बाद सर्विस सेक्टर, उसके बाद ट्रेडिंग, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शंस एक्टिविटीज़, टेलीकम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स एंड मेटागोरिकल्स इंडस्ट्रीज़। तो ये 5 कम से कम आप लोग याद कर लीजिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। यानी कि सबसे पहले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, उसके बाद सर्विस सेक्टर, ट्रेडिंग, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शंस। तो ये आपका है एफडीआई का इनफ्लो सबसे ज़्यादा किस किस सेक्टर से आता है। अब एफडीआई में कौन कौन सी कंट्रीज सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं यूएस डॉलर में इंडिया में, तो सबसे ज़्यादा एफडीआई में सिंगापुर, फिर मॉरिशस, फिर यूएस, यूएई, नीदरलैंड एंड जापान। इसके बाद ये तो एफडीआई की कंट्रीज़ हैं। अगर आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्सपोर्ट में इंडिया का सबसे अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा है और इंपोर्ट में कौन सा है, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये एफडीआई की कंट्रीज़ हैं जो एफडीआई सबसे ज़्यादा जिस कंट्री से आती हो, और वहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पार्टनर्स उसमें बताएंगे। तो एफडीआई के लिए सिंगापुर, मॉरिशस, यूएस, यूएई, नीदरलैंड और जापान। तो सिंगापुर, मॉरिशस ऐसे स्म्यूज करके आप लोग याद कर सकते हैं ताकि एफडीआई आपको याद रहे। ये एक कैसे भी आप बस लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कौन सी स्टेट है जो सबसे ज़्यादा एफडीआई वहाँ पे उसको मिलती है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के मेजर 5 स्टेट्स हैं। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में एफडीआई आता है, फिर उसके बाद कर्नाटका, गुजरात, दिल्ली एंड तमिलनाडु। इसका भी क्रोनोलॉजी आपसे सेट करने को एग्जाम में पूछ सकता है, या तो किसी एक पर्टिकुलर का परसेंटेज पूछ सकता है कि गुजरात में एफडीआई का क्या इनफ्लो है, तो वो 17%। तो ये 5 ही डेटा है जो अक्सर पूछा जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा। महाराष्ट्र 30%, कर्नाटका 22%, गुजरात 17%, दिल्ली 13% एंड तमिलनाडु 5%। अब हम चलते हैं नेक्स्ट से कि ये जो इंटरेस्ट है, क्यों एफडीआई ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है इंडिया में, तो उसके ये 5 इम्पॉर्टेंट मेजर रीज़न है, जैसे कि मेक इन इंडिया की वजह से, पीएम गति शक्ति की वजह से, पीएलआई स्कीम की वजह से, एक्सपोर्ट प्रमोशन की वजह से, जैसे बहुत सारे इकोनॉमिक्स जोन बनाए गए हैं ताकि एक्सपोर्ट प्रमोट कर सके, जिसकी वजह से भी एफडीआई का इनफ्लो इंडिया में ज़्यादा हो रहा है। और लिबरल एफडीआई नॉर्म्स, जैसे कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें 100% छूट दे दी गई है एफडीआई में। तो ये 5 सेक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से एफडीआई इंडिया में अट्रैक्ट हो रही है बहुत। नेक्स्ट है हमारा इंडिया का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट देखते हैं। अगर हम इंडिया का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट देखें तो ग्लोबल ट्रेड 2023 के अराउंड 21 ट्रिलियन प्रोजेक्ट किया गया था अंकटाड के द्वारा, और अंकटाड क्या है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये 2023 का है। अब हम एक्सपेक्टेड ग्रोथ क्या है, 8% देखा गया है सर्विस सेक्टर ट्रेड में ग्रोथ, यानी कि ज़्यादा हुआ है सर्विस सेक्टर ट्रेड में, और एक्सपेक्टेड ग्रोथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा 5% से 2023 में, मतलब 2022 के कंपैरिजन में 5% था, और अब क्या देखा गया है कि सर्विस सेक्टर में 8% का ग्रोथ होगा। अगर हम टोटल देखें, ऑल ओवर देखें, तो फाइनेंशियल ईयर में एक्सपोर्ट हमारा 2023 में 64.14 USD
बिलियन था और यूएसडी 73.55 बिलियन फरवरी 2023 में था, जो कि हमारा बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है। वैसे ही अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो फरवरी में 68.56 बिलियन का 2023 में इंपोर्ट करते थे और हमारा इंपोर्ट भी बढ़ गया है। अगर हम देखें इंपोर्ट का और एक्सपोर्ट का तो यहाँ पे अभी भी इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, यानी कि ये करेंट अकाउंट डेफिसिट हमारा हमेशा रहता ही है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। तो ये इसको शो करता है कि अगर हमारा एक्सपोर्ट कम है इंपोर्ट से तो यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा डेफिनेटली होगा ही होगा। अगर हम सिर्फ सर्विस सेक्टर की बात करें, ये तो ओवरऑल था। अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो हमारा एक्सपोर्ट सर्विस सेक्टर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट भी हुआ है, लेकिन सर्विस सेक्टर में एक्सपोर्ट हमारा बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। अगर 2023 और 24 का डेटा देखें तो ये 27.4 बिलियन था और अब 23.15 बिलियन हो गया है, और इंपोर्ट 14.97 बिलियन था और जो कि 15.39 बिलियन हो गया है। नेक्स्ट देखिए कि चाइना जो है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर जो था वो था यूएस, लेकिन चाइना ने उसको सरपास कर दिया है। कैसे? क्योंकि यूएसए से भी ज़्यादा चाइना का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो अभी इंपोर्ट में चाइना ने इसको सरपास किया है। इस तरह से 5 कंट्रीज़ हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट की। इंडिया से उसका क्या कितने मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा चाइना, फिर यूएसए, फिर यूएई, रशिया एंड सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट देखते हैं कि लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ये 2023 का डेटा है। अगर 2024 का अगर पता होगा आपको 2023-24 का, तो आपको ये भी पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा किसके साथ था, एशियान, फिर यूरोपियन यूनियन, यूएस, चाइना, यूएई। तो ये 2023 का था, ये जस्ट फॉर योर नॉलेज। अगर हम देखें इसका जो अभी पीछे देखा हमने 2022 और 23 का, तो एक्सपोर्ट पार्टनर कौन था और इंपोर्ट पार्टनर कौन था। तो एक्सपोर्ट पार्टनर यूएस, यूएई, नीदरलैंड, चाइना एंड सिंगापुर। अगर हम एफडीआई की बात करें तो सिंगापुर से सबसे ज़्यादा एफडीआई हमारे यहाँ आती है। एक्सपोर्ट पार्टनर की बात करें तो यूएसए सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर था 2023-22 में, फिर उसके बाद यूएई, देन नीदरलैंड, देन चाइना, देन सिंगापुर। अगर इंपोर्ट पार्टनर की बात करें तो सबसे बड़ा चाइना, फिर यूएई, यूएसए, रशिया एंड सऊदी अरेबिया। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम कि लार्जर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कमोडिटीज़ कौन थी। अभी तक तो हम कंट्रीज़ देख रहे थे किसके साथ हम ज़्यादा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। अब कमोडिटीज़ देख लेते हैं कि किस कमोडिटीज़ के साथ एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद इंपोर्ट सबसे ज़्यादा होता है। एक्सपोर्ट की बात करें तो इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट हम सबसे ज़्यादा करते हैं, उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट, उसके बाद जेम्स एंड ज्वेलर्स, फिर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स, फिर ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, जो कि हम सबसे ज़्यादा अभी बढ़ा भी है, इंक्रीज़ हुआ है बहुत ज़्यादा। तो इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स एंड ड्रग्स। और अगर हम वहीं इंपोर्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हम किस चीज़ का करते हैं, पेट्रोलियम और क्रूड का, फिर गोल्ड, फिर कोक एंड बेरिक्विटीज़, फिर उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे बिलियंस में इसके डेटा भी लिखा हुआ है, लेकिन अगर डेटा पे जाएंगे तो आप भूल सकते हैं, लेकिन आप ऐसे याद कर लीजिएगा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अब देखिए जिस चीज़ का हम इंपोर्ट करते हैं फिर उसको हम बना के उसका एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो अगर सबसे ज़्यादा हम इंपोर्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का करते हैं और एक्सपोर्ट हम उसको सेकेंड नंबर पर करते हैं। उसी तरह से जेम्स एंड ज्वेलर्स के लिए हम गोल्ड तो इंपोर्ट करते हैं, लेकिन हम फिर उसको ज्वेलरी बना के एक्सपोर्ट भी करते हैं। फिर हम ये कोक वगैरह इंपोर्ट करते हैं और फिर हम उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अभी देखा हमने कि हम उसको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं। तो ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा, इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम, जेम्स एंड ज्वेल्स, ऑर्गेनिक, और उसी तरह से पेट्रोलियम, गोल्ड, कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अभी तक एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखा, अब हम इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस देखेंगे कि क्या था। तो अगर कंबाइंड इंडेक्स दिखे 8 कोर इंडस्ट्री, अब 8 कोर इंडस्ट्री क्या होती है अभी हम आगे देखेंगे कि कितनी होती हैं। ये इंक्रीज़ हुआ है 5.2 से मार्च 2024 में। अगर हम 2023 का डेटा देखा उसके कंपैरिजन में ये इंक्रीज़ हुआ है 5.2%।
अगर इंडिया का शेयर देखें ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में, वो कितना है 2.87%। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको तो आप लर्न ही कर लीजिएगा कि इंडिया का शेयर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में 2.87% है। और सबसे ज़्यादा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में जिसका परसेंटेज है वो है चाइना का, डबल डिजिट में 31.63%। उसके बाद यूएस है। तो ये तो स्पेशली आप लर्न कर लीजिएगा कि 2.87% है इंडिया का शेयर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में। अब हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का क्या क्या डेटा है। तो अगर हम परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का देखें, मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, तो ये 55.6 था और अब ये क्या हो गया है 56.9 हो गया, यानी कि ये बढ़ गया है। इंडस्ट्रियल अगर हम आईआईपी इंडेक्स देखें, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखें, तो 2024 में ओवरऑल ये 148.4 था और ये अगर बेस ईयर से कंपैरिजन करें तो बेस ईयर 153 था और बेस ईयर इसका क्या है आईआईपी का 2011 और 12। इसी तरह से जितने भी हम इंडेक्स निकालते हैं उसके हम एक बेस ईयर देखते हैं, तो सबके अलग अलग बेस ईयर होते हैं। अगर किसी को नहीं पता किसी चीज़ का बेस ईयर तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अब आईआईपी के जो मेन 3 सेक्टर्स हैं जैसे कि माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी, इसकी क्या डेटा है यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। सबसे ज़्यादा किसका है, इलेक्ट्रिसिटी का है और मैन्युफैक्चरिंग का उससे कम और माइनिंग का उससे कम। अगर हम इसके टोटल नंबर की बात करें तो इन तीनों का टोटल होता है 407, जिसमें से जो गुड्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के वो 405 होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के 405, माइनिंग में 1 और इलेक्ट्रिसिटी में 1। इस तरह से टोटल हमारा कितना हो जाता है 407 गुड्स। तो उस पर हम आईआईपी देखते हैं। तो माइनिंग में क्या अभी डेटा क्या चल रहा है 144, इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग में और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी में चल रहा है 197। नेक्स्ट है हमारा कि अगर हम ग्रोथ शेयर देखें इंडस्ट्रियल कंपोनेंट का, इसमें अब कंपोनेंट देखना है। अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो उसमें कंस्ट्रक्शन भी आएगा, लेकिन जो मेन कंपोनेंट था वो सिर्फ माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी था। तो अगर हम इसको फाइनेंशियल 2023 में देखें तो ये 3.7% ग्रोथ परसेंटेज था, मैन्युफैक्चरिंग 2.2% था, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी 1%, इंडस्ट्री में 3.7%, जिसमें से माइनिंग में 2.2%, मैन्युफैक्चरिंग 0.1 और इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई में 10 और कंस्ट्रक्शंस में 11.5। और ये पूरा ओवरऑल जीवीए कितना है 9 का। उसके बाद इसके पिछले ईयर के एस्टिमेटेड ग्रोथ भी यहाँ पे दिए हुए हैं और बाकी जीवीए पिछले ईयर का और ये 2020 का और शेयर ऑफ टोटल जीवीए अगर हम देखें 2023 का, ये इंपॉर्टेंट है। इस इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा है। उसके बाद अगर हम आए तो उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग का, उसके बाद कंस्ट्रक्शंस, देन ये 2.3 यानी कि माइनिंग और ये इलेक्ट्रिसिटी, इन दोनों का सेम है। तो ये है हमारा शेयर कैसे है, ग्रोथ और एंड शेयर। नेक्स्ट चलते हैं हमारा कि वो 8 कोर इंडस्ट्री कौन कौन सी है और उसका वेटेज कैसा है। मैंने इसको इस तरह से यहाँ पे सेट किया है ताकि आप इसको लर्न कर सके क्रोनोलॉजिक ऑर्डर में। सबसे ज़्यादा है पेट्रोलियम एंड रिफाइंड प्रोडक्ट्स का वेटेज और ये टोटल 40.2% कंप्राइज करती है वेट के आईआईपी में। अगर इसके हम इसके फर्दर 8 कोर इंडस्ट्री की बात करें तो पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट्स में 28.04% इसका वेटेज है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में 19.85 है, स्टील प्रोडक्शन में 17.92 है, कोल प्रोडक्शन 10.33 और क्रूड ऑयल प्रोडक्शन 8.98, नेचुरल गैस प्रोडक्शन 6.88, सीमेंट प्रोडक्शन 5.37 एंड फर्टिलाइजर प्रोडक्शन 2.63। इसका हमें क्रोनोलॉजी पूछता है तो सबसे पहले क्या होगा, रिफाइंड प्रोडक्ट्स या पेट्रोलियम प्रोडक्ट सबसे बड़ा होगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन उससे बड़ा होगा, देन स्टील प्रोडक्ट, फिर कोल एंड देन क्रूड ऑयल, फिर नेचुरल गैस, फिर सीमेंट और फिर फर्टिलाइजर। तो ये इसका क्रोनोलॉजी है। इसको कैसे लर्न कर सकते हैं हम, अगर हम रिफाइंड प्रोडक्ट या पेट्रोलियम की बात करें तो इसका वेटेज सबसे ज़्यादा, मतलब पेट्रोल सबसे ज़्यादा क्योंकि हमारी कंट्री में नहीं है,
फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से होता है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए फिर स्टील का होना ज़रूरी है, स्टील के साथ साथ कोल का होना ज़रूरी है, फिर क्रूड ऑयल, फिर नेचुरल गैस भी इंपॉर्टेंट है, फिर सीमेंट प्रोडक्शन, फिर फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन। तो इस तरह से आप कुछ भी रख के आप याद कर लीजिएगा, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइज़र। नेक्स्ट है हमारा वेटेज, हमें देखना है प्राइमरी, इंटरमीडिएट और इस तरह से आईआईपी में क्या वेटेज है उनके यूज़ के हिसाब से। तो प्राइमरी गुड्स का वेटेज आइटम है 15, इंटरमीडिएट गुड्स का आइटम है 110, कैपिटल गुड्स है 67, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शंस हैं 29, कंज्यूमर ड्यूरेबल ये है 86 और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल 100। इस तरह से 407 आइटम्स हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी और माइनिंग में इसको डिवाइड कर दे तो मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा है 405 आइटम्स, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी में 11 आइटम्स हैं। तो इस तरह से कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है, इसका वेटेज भी दिया गया है। अगर हम आइटम ग्रुप के हिसाब से हम इसको रखें तो सबसे ज़्यादा है इंटरमीडिएट गुड्स आइटम के हिसाब से, लेकिन आपको एग्जाम में वेटेज के हिसाब से पूछता है। तो सबसे बड़ा कौन सा है वेटेज है इसका, प्राइमरी गुड्स का सबसे ज़्यादा वेटेज है। उसके बाद सबसे ज़्यादा किसका है, इंटरमीडिएट गुड्स का, ये याद रखिएगा। उसके बाद है हमारा ये कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स, फिर उसके बाद है ये 12 और ये ज़्यादा बड़ा है, फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल, फिर उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शंस गुड और इंफ्रास्ट्रक्चर, और सबसे कम पे है हमारा कैपिटल गुड। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, इस हिसाब से वेटेज दिया गया है। 2023 के डेटा है ये। तो इस तरह से आज हमने क्या क्या डेटा पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डेटा हमने पढ़ा इन्फ्लेशन से रिलेटेड, उसके बाद से हमने एसडीजीज और बाकी रैंकिंग भी देखी। रैंकिंग के साथ साथ हम इंडिया के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे भी हमने चर्चा किया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हमारा जो शेयर है अलग अलग देशों का, एफडीआई का शेयर इंडिया में क्या है और किस तरह से क्या पोजीशन है इंडिया में इसके शेयर की, फिर कितना पैसा गवर्नमेंट कहाँ से लेती है और कहाँ कहाँ देती है, हमने ये भी देखा। और ये सारे एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी। अगर जो प्रीवियस ईयर मेरा सीरीज़ फॉलो करता होगा तो वो जानता होगा कि कितने बार ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, करेंट अफेयर्स जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा